गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज़ ब्रिजेश कुमार। एनसीईआरटी क्लास 6 का लास्ट चैप्टर भारत जलवायु वनस्पति तथा वन्य प्राणी अंतिम चैप्टर बचता है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मेरे प्रिय दोस्तों, भारतीय जलवायु किस प्रकार की है? उष्णकटिबंधीय जलवायु है और वनस्पतियाँ विभिन्न प्रकार की वनस्पति पाई जाती हैं। कहीं सदाबहार वनस्पति, कहीं उष्णकटिबंधीय, कहीं पर्णपाती, कहीं मैंग्रोव वनस्पति, मरुस्थलीय वनस्पति, पर्वतीय वनस्पति आदि प्रकार की वनस्पतियाँ मिलती हैं। इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं, आप थंबनेल में देख सकते हो कुछ वनस्पतियों को शो किया गया है। ये आपकी सारी वनस्पतियाँ हैं। ये वनस्पति का एक पिक लगाई गई है और यहाँ पर ये वनस्पति वाला, यहाँ पर रेनिंग कैसे होती है, इस तरह से एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं। और ये वाला पूरा क्षेत्र आपका वाइल्ड लाइफ है और वाइल्ड लाइफ में सारे तुम आपके लेकर के जिराफ, एलिफेंट्स, इस तरह से ये सारे कुछ जानवर दे रखे हैं, आप देख सकते हैं। अब चलते हैं टॉपिक पर। टॉपिक है मेरे प्रिय दोस्तों, भारत की जलवायु वनस्पति एवं वन प्राणी। थोड़ा सा ये लोड हो रहा है, तो इसमें हमारे जो टॉपिक है किस तरह से इसका डिस्कस करेंगे। तो भारत में जो मौसम है, मौसम किस प्रकार के होते हैं, किस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मौसम, तो भारत में जो मौसम, प्रमुख मौसम है वो आपके पता ही है आपको। तो इसमें सदाबहार, इसमें आपका जो मौसम की प्रणाली है, जिस तरह से दिसंबर से फरवरी तक एक ठंडा मौसम होता है, मार्च से मई तक आपका मौसम जो गर्मी का मौसम होता है, और आपका जून से लेकर के और सितंबर तक दक्षिण पश्चिमी मानसून वर्षावार क्षेत्र होता है। अक्टूबर और नवंबर तक मानसून लौटने के मानसून या सर्द की मौसम प्रणाली होती है। तो इस तरह से ये चार मौसम प्रणाली में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। क्लियर? तो यहाँ पर जो हमारे मेन चीज़ है इसमें, तो यहाँ पर शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु, यहाँ ऋतुएँ हैं। तो शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु, इसको तीन भागों में डिवाइडेशन किया जाता है। तो इसमें शीत ऋतु जो है, तो शीत ऋतु आपको पता ही है, जो हमारी अक्टूबर और स्टार्ट हो जाती है नवंबर से, और ये आपकी चलती है फरवरी तक। तो इस तरह से यहाँ पर ठंडे मौसम सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती, क्योंकि परिणाम स्वरूप यहाँ पर क्या है, तापमान भी कम हो जाता है, इसलिए यहाँ पर शीत लहरें चलती हैं। क्लियर? ग्रीष्म ऋतु में, तो ग्रीष्म ऋतु में क्या है, यहाँ सूर्य किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, लंबा पड़ती हैं, तो इसलिए यहाँ पर क्या है, शुष्क और पवन बहती हैं, इसलिए यहाँ पर लू कहते हैं। तो पाकिस्तान और भारत में क्या है, ये लू चलता है। ठीक है, लू एक पवन चलती है, तो ये क्या है, ये स्थानीय हवा है। क्लियर? तो इस तरह से नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर आपका दक्षिण पश्चिम मानसून, मानसून कैसे कैसे क्या बनेगा। तो इस तरह से आप मानसून के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। तो दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम, यह मानसून जो है आपका आगे बढ़ने का जो मौसम है, उस समय पवन बंगाली खाड़ी और अरब सागर के स्थल की ओर बहती हैं। ये पवनें साथ नमी भी लाती हैं। जब ये पवनें पहाड़ों से टकराती हैं तो वर्षा होती है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून, तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये भारत का क्षेत्र है, और यहाँ से आपका ये भूमध्य रेखा, और इधर से भूमध्य रेखा से ये हवा चलती हैं इस तरह से। तो ये हवाएं आपको कहाँ से, तो ये आपका जल समीर है, जल है, अरब सागर है। तो अरब सागर से यहाँ से हवाएं उठती हैं, तो यहाँ से आर्द्रता को लेती हैं, और यहाँ पर क्या है, आपका सह्याद्री पर्वत है, उससे टकराती हैं, यहाँ पर घनघोर वर्षा होती है। क्लियर? तो इससे दक्षिण पश्चिम मानसून कहता जाता है। उत्तर पूर्व की ओर ही हवाएं मुड़ती हैं। तो इस तरह से ये है दे रखा है। मानसून के लौटने का समय शरद ऋतु है। जब मानसून लौटता है तो कब लौटता है, या शरद ऋतु में। इस समय पवन स्थल भाग से लौटकर बंगाली खाड़ी की ओर बहती हैं। तो इस मानसून को लौटने का समय मौसम होता है भारत के दक्षिणी भागों में, विशेष तमिलनाडु तक आंध्र प्रदेश में इस मौसम से वर्षा होती है, जिससे किसी स्थान पर अनेक वर्षा मापी जाती है, और मौसम की औसत जो वर्षा होती है उसी को जलवायु कहते हैं। तो भारत में जो जलवायु है, मोटे तौर पर मानसून जलवायु कहा जाता है, यार उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु है। क्लियर? तो मानसून शब्द किस भाषा का शब्द है, तो ये अरबी भाषा का शब्द है, और अरबी उसे क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है, मौसम होता है। यानी कि मौसम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मौसम होता है, अथवा कटिबंध होने के कारण ही अधिकतर यहाँ वर्षा मानसून पवनें बहती हैं। वर्षा, भारत में वर्षा, कृषि वर्षा पर निर्भर रहती है। जो यह भारतीय जो कृषि है वर्षा पर निर्भर रहती है। अच्छे मानसून का मतलब है पर्याप्त वर्षा, प्रचुर मात्रा में, और यहाँ फसलों का प्रोडक्शन भी अधिक होता है। तो यहाँ भारत के जितने
निवासी हैं, जो गांव में जो निवास करते हैं, 60.8% जनसंख्या गांव में निवास करती है, वो कृषि और पशुपालन पर निर्भर हैं। तो इस तरह से ये सारी, तो यहाँ इस तरह से इस पता चलता है कि किसी स्थान पर जलवायु और उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी, उच्चावच पर निर्भर करती है। इसलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। राजस्थान के मरुस्थलों में जैसलमेर, बीकानेर बहुत गर्म मरुस्थल है। क्लियर, यानी काफ़ी गर्म मरुस्थल हैं। जिस तरह से मैं आपको बताना चाहूँ, इस तरह से हमारा ये भारत है, इस तरह से ये वाला क्षेत्र है, ये इस तरह से मान लेते हैं ये भारत है, और ये वाला क्षेत्र है कैसा है, गर्म है, और ये द्रास का क्षेत्र है वो कैसा है, ठंडा है। ठीक है ना। तो इसकी तुलना में अगर ये देखा जाए तो यहाँ पर सबसे अधिक क्या है, विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है मासेराम में, और यहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है, और लेह में कम वर्षा होती है, और यहाँ का सारा टेम्परेचर बहुत कम रहता है, और चुरू और जैसलमेर का सबसे अधिक टेम्परेचर मिलता है। क्लियर दोस्तों। तो यहाँ आपका ये तमिलनाडु और ये केरला, ये वाला क्षेत्र है, और ये पूरा केरला क्षेत्र है, और यहाँ पर आपका जो टेम्परेचर और चेन्नई का टेम्परेचर बराबर समकक्ष रहता है। क्लियर। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर जो मरुस्थल में जो वनस्पतियाँ मिलेंगी वो आपकी कम वर्षा होने से कैक्टस, नागफनी, कटिकली झाड़ियाँ, बबूल और आपके कीकड़ आदि वृक्ष पाए जाते हैं। और इसके अतिरिक्त काफ़ी लंबे वृक्ष होते हैं। कुछ ऐसी शाखाएं होती हैं जैसे कुछ वनस्पतियां हैं, जैसे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनस्पति, उष्णकटिबंधीय मानसूनी वनस्पति। यहाँ पर जो आपकी लगभग 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है, उसमें आपकी जो वनस्पति मिलेगी, उसमें आपकी वनस्पति मिलेगी नीम है, महुआ है, आम है, ठीक है, रोजवुड है। इस तरह से ये सारी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। जहाँ पर 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, इस क्षेत्र में सबसे अधिक चंदन, साल, सागौन ये आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। जहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है वहाँ पर क्या है, एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं। जैसे से देखते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षावन। उष्णकटिबंधीय वर्षावन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा अधिक होती है, अर्थात यहाँ से 200 से 300 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो ये आपका क्षेत्र है अधिक वर्षा होने वाला मालाबार तट। इस मालाबार तट पर सबसे अधिक वर्षा होती है, इसलिए यहाँ पर क्या है, एवरग्रीन फॉरेस्ट, और इस क्षेत्र में एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो इन क्षेत्रों में जो वनस्पति मिलती है वो आपकी सूर्य का जो प्रकाश जमीन तक नहीं पहुँच पाता है, क्योंकि ये इनकी जो पेड़ों की ऊंचाई है वो आपकी मिलेगी 60 मीटर तक। साधारण ऊंचाई है, उद्गम 60 मीटर तक मिलते हैं, और 60 और 40 के बीच में इसकी ऊंचाई मिलती है। इस तरह से आप देख सकते हैं ये सारी वनस्पतियों का क्षेत्र है। तो इस तरह से यहाँ वनस्पति जो हैं, तो यहाँ उष्णकटिबंधीय वनस्पति है, और इस उष्णकटिबंधीय वनस्पति में जो आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, पूर्वी उत्तरी पूर्वोत्तर क्षेत्र है, यहाँ पर पश्चिमी घाट का सकरी पट्टी है, तो यहाँ पर महुवनी, एवोनी, रोजवुड, ताड़, बांस, बैंत आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। भारत में सबसे अधिक उष्णकटिबंधीय पतझड़ वनस्पति सबसे अधिक मिलती है। क्लियर। और ये दो भागों में विभाजित करते हैं। एक तो है आपका उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, यानी कि आर्द्र वन होते हैं, उसमें जो आपकी जो वर्षा होती है वो 100 से 200 सेंटीमीटर होती है, जो मैंने अभी चर्चा की थी। और जो आपकी उष्णकटिबंधीय वनस्पति होती है वहाँ पर 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो इसमें आपकी साल, सागौन, चंदन की लकड़ी मिलेगी, और यहाँ पर आपका महुआ है, आम है, आम का पेड़ है, नीम का वृक्ष है, ये आदि प्रकार के वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। तो इस तरह से आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वनस्पति का डिवाइडेशन किया गया है, तो यहाँ पर कम घने वनस्पति होती है, वर्ष में एक निश्चित समय पर यहाँ पत्तियाँ भी गिराते हैं, लेकिन एवरग्रीन फॉरेस्ट की पत्तियाँ नहीं गिराते हैं। तो ये पेड़ जो आपके साल है, सागौन है, पीपल है, नीम है, शीशम है, ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र के कुछ भागों में ये वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। तो आप ये वनस्पति देख सकते हैं, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वाली वनस्पतियाँ हैं, ये सारी दे रखी हैं। कटीली झाड़ियाँ, इस प्रकार की वनस्पतियाँ देश में कुछ जो शुष्क भागों में पाई जाती हैं, जो पानी की छत कम करने के लिए कुछ पत्तियाँ, बड़े बड़े जो कांटे होते हैं वो इनके महत्वपूर्ण वृक्ष होते हैं। जैसे
इसमें आपको मिलेंगे कैक्टस, खैर, बबूल, कीकर इत्यादि वनस्पति पाई जाती हैं। राजस्थान, ये कहाँ का मिलेगा इसका विस्तार? राजस्थान है, आप देख सकते हैं राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों और गुजरात में पाई जाती हैं। क्लियर। नेक्स्ट आता है, ये सारी वनस्पति हैं तो ये कहाँ मिलेंगी? कटी झाड़ियाँ, आप इसमें एक चित्र दिया है, इसमें आप देख सकते हैं। तो ये वनस्पति आपकी कहाँ मिलेगी? ये दे रखा है कैक्टस है, नीम है, बबूल है और ये आपके कैमल दे रखे हैं। तो ये क्षेत्र है आपका राजस्थान का है और ये आपका पश्चिमी दक्षिणी हरियाणा वाला क्षेत्र है और दक्षिणी आपका पंजाब वाला क्षेत्र है और उत्तरी गुजरात वाला क्षेत्र है। क्लियर। तो ये सारी वनस्पतियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। तो ये वाली वनस्पति आपको मिलेंगी कहाँ पर? जी, जितने भी आपके शंकुनुमा जो वनस्पति पाई जाती हैं ये पर्वतीय इलाकाओं में, जो 3500 से 4200 लगभग ऊपर ऊंचाई पर्वतों पर ये वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। ये आप पहाड़ों पर देख सकते हैं। क्लियर। और ये आपकी मैंग्रोव वनस्पति है। मैंग्रोव वनस्पति सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में, फिर गुजरात में और कृष्णा गोदावरी के डेल्टा और कावेरी के डेल्टा में पाई जाती हैं। क्लियर फ्रेंड्स। तो यहाँ देखते हैं पर्वतीय वनस्पति, जो पर्वतों की ऊंचाई के अनुसार वनस्पतियों में विभिन्न प्रकार की वनस्पति पाई जाती हैं। ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में भी कमी आ जाती है। समुद्र तल से 1500 मीटर से 2500 मीटर की ऊंचाई के बीच पेड़ों का आकार एक शंकु आकृति में हो जाता है। इन्हें हम शंकु वृक्ष भी कहते हैं, शंकु आकृति वनस्पतियाँ भी कहते हैं। इसमें देवदार, फर, स्प्रूस और आदि वनस्पतियाँ मिलती हैं। तो यहाँ पर चीड़ है, पाइन है, देवदार है, ये सारी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इन वनस्पतियों के नाम रखने याद। चीड़ है, पाइन है, देवदार है। क्लियर। अब बात आती है मैंग्रोव वनस्पति। मैंग्रोव वनस्पति है आपकी जो कहाँ मिलती है? तो ये खारे पानी मिलती है, जहाँ खारा पानी होगा और में रह सकते हैं। ये मुख्यतः पश्चिम बंगाल में सुंदरवन यानी पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक मिलती है। अंडमान निकोबार के द्वीप समूह पाए जाते हैं और ये गुजरात के क्षेत्र में और कृष्णा गोदावरी के डेल्टा में, कावेरी के डेल्टा में ये वनस्पति पाई जाती है। और यहाँ पर पश्चिम बंगाल में जो आपको एक सुंदरी वनस्पति मिलती है और सुंदरी वनस्पति के नाम पर ही यहाँ सुंदरी वनों के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको यहाँ पर सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, वो यहीं पर स्थित है। अब बात ये आती है हमारे जो वन है, वनों से हमें क्या लाभ है? तो वनों से हमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ मिलते हैं। जिससे से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा दे रखा है कि ये सारे वनस्पतियों से क्या क्या प्राप्त हो रहा है। तो वन हमारे लिए बहुत लाभदायक हैं, वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ये विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं, जैसे पेड़ पौधे हमें क्या करते हैं? ऑक्सीजन देते हैं और हमें सांस लेने में सहायक होते हैं। O2 देते हैं और हम उनको CO2 देते हैं। तो पेड़ पौधे जड़ें मिट्टी में बांध कर रखते हैं। इस प्रकार से मिट्टी में अपरदन को रोका जाता है और वनों से ईंधन, लकड़ी, चारा, जड़ी बूटियाँ, लाख, शहद, गोंद, ये सारी ढेर सारी वस्तुएं प्राप्त होती हैं। वन जीवों के प्राकृतिक निवास हैं। इन वनस्पतियों में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु मिलते हैं, ठीक है ना, जैसे चीता है, शेर है, टाइगर है, हाथी है, जेब्रा है और आपका जिराफ है, आदि आपके हिरन हैं आदि मिलते हैं। इन पेड़ों से अंधाधुंध कटाई होने से इस बाहरी प्राकृतिक वनस्पति को समाप्त हो गई हैं। हमें अधिक पौधे लगाना चाहिए, जो पेड़ बचे हैं उनको रक्षा करनी चाहिए और लोगों को अधिक जागृत करें। अगर 2 पेड़ काटते हैं, 1 पेड़ या 2 पेड़ अवश्य लगाएं। तो वन महोत्सव मनाकर अधिक से अधिक लोगों को इससे जोड़ा जा सकता है। पृथ्वी को हरा भरा रखने के लिए पेड़ पौधों को जो अधिक कटाई होती है उसे अपने जितने भी आपके हमारे धर्म से संबंधित हैं, आपके एंगल हैं, देव हैं, उनको जोड़ दिया जाए। जैसे पीपल को देव से जोड़ दिया गया है, तो पीपल कोई नहीं काटता है इस तरह से। और क्योंकि यहाँ इन पेड़ पौधों से विभिन्न प्रकार की आपको दवाइयाँ, आश्रय, चारा, ईंधन, खेल के सामान, फर्नीचर और मिट्टी को बांध रखती हैं। यहाँ पर आपको शहद मिलता है, फल मिलते हैं, गोंद, लाख, वनजीव, प्राकृतिक निवास और इमारती लकड़ी भी प्राप्त होती है। और पेड़ पौधों से आपको रबड़ प्राप्त होती है और अंततः आपको ऑक्सीजन भी प्राप्त होती है। क्लियर दोस्तों। अब देखते हैं वन प्राणी। तो वन प्राणी जो वन जीव हैं वाइल्ड लाइफ में, तो विभिन्न प्रकार की जो वनस्पतियां हैं उनमें क्या है, जो जीव का एक आवास है, घर है, वनों
में जंतुओं की हजारों प्रजातियां, बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सरीसृप, उभयचर पक्षी, स्तनधारी कीट पतंगे आदि निवास करते हैं। भाई, भारत का जो राष्ट्रीय पशु है उसे बाघ के नाम से जाना जाता है। देश के विभिन्न भागों में ये गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों के निवास है। जो हाथी हाथी मिलते हैं। एक सींग वाला गैंडा असम में जंगलों में घूमते हैं। हाथी केरल कर्नाटक में भी मिलते हैं। ऊंट भारत में रेगिस्तान और जंगली गधा कच्छ के रण में पाए जाते हैं। जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत से दूसरे जानवर जैसे बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चीतल आदि भी हमारे देश में पाए जाते हैं। भारत में पक्षियों की भी एक ऐसी प्रचुरता है जो मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। तो राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है। और राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है। तो भारत में पक्षी तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल, बतख, अन्य बहुत सारे राष्ट्रीय जो पक्षी हैं, राष्ट्रीय पक्षी उद्यान हैं जो पक्षियों को उनका प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं। उद्यान शिकारियों को पक्षियों की रक्षा करते हैं। क्या आपको इस क्षेत्र के बारे में जानकारी है? 5 पक्षियों के आप नाम बताओ। ठीक है, तो भारत में सांपों को सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से कोबरा और करेत प्रमुख हैं। क्लियर? तो इस तरह से ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। तो अब पता है जैव मंडल जो रिजर्व सूची है, जैव मंडल रिजर्व सूची में आपको 8 को जो 18 है, 18 को सम्मिलित किया गया है। जैसे नीलगिरी है, नंदा देवी है, नौकरीक है, मानस है, सुंदरवन है, मन्नारी खाड़ी है, ग्रेट निकोबार है, सिमलीपाल है, डिब्रू शिकोबा है, देवांग, कंचनजंगा, पंचमढ़ी, अगस्तमलाई, अचानकमार, अमरकंटक, कक्षरन, कोल डिजर्ट, शेषाचलन और पन्ना। यानी कि वर्तमान में पन्ना को इसमें सम्मिलित कर लिया गया है। तो भारत में जो 18 जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र हैं, तो पहला कौन सा है पूछा जाता है, तो नीलगिरी है। क्लियर? दूसरा कौन सा है? नंदा देवी है। तो आपको नन्न करके याद कर सकते हैं। तो नीलगिरी, नंदा देवी, नौकरेक है। तो क्षेत्रफल दृष्टि से जो तीसरा है वो आपका कौन सा है? वो सुंदरवन वाला है। तो द्वितीय कौन सा है? मन्नारी खाड़ी है। क्लियर? और प्रथम कौन सा आता है? कच्छ का रण होता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्लियर? तो इस तरह से ये सारी चीज़ें इसमें दे रखी हैं जो जैव मंडल रिजर्व हैं। इस तरह से आपको ध्यान भी रखने होंगे। अब बात आती है कि यहाँ पर जो वनों को काटने से जानवरों का शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले जो वन्यजीव हैं वही जंगल समाप्त होते जा रहे हैं। तो प्रजातियाँ भी समाप्त हो चुकी हैं, कुछ प्रजातियाँ समाप्त हो रही हैं और उनको बचाने के लिए बहुत से नेशनल पार्क, पशु विहार, जीव मंडल, आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं, हाथियों के लिए भी और बाघों के लिए। आपको पता है बाघों के रिजर्व प्रोजेक्ट टाइगर आपको बनाए गए हैं, इसमें बाघों को बचाया जाए। जिस तरह से नागार्जुन सागर, श्रीशैलम बाघ ये आंध्र प्रदेश में है, काजीरंगा बाघ असम में है, मानस बाघ अभ्यारण्य ये आपका असम में है, नामोरी असम में है, औरंगाबाद ये आपका भी असम में है। नामदफा जानते हैं आप लोग, अरुणाचल प्रदेश, पक्की बाघ अरुणाचल प्रदेश, कमलाक बाघ ये भी आपका अरुणाचल प्रदेश में है। अमराबाद जो बाघ है तेलंगाना में, कावल बाघ अभ्यारण्य तेलंगाना, वाल्मीकि बिहार, इंद्रावती एक नदी है छत्तीसगढ़ में, अचानकमार बाघ अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ में, उदंती सीता नदी ये भी छत्तीसगढ़ में है, और पलामू बाघ अभ्यारण्य झारखंड में, बांदीपुर कर्नाटक, नागरहोल कर्नाटक, भद्रा कर्नाटक और बिलीगिरी कर्नाटक और डांडेली अनासी कर्नाटक, पेरियार आपके आते हैं तो केरल में पहुँच जाते हैं, पराम्बुकम केरल में, बांधवगढ़, सतपुड़ा, कान्हा, पन्ना ये सारे मध्य प्रदेश में हैं, पेंच भी मध्य प्रदेश में है, संजय दुबरी आपका मध्य प्रदेश, पेंच बाघ नागपुर और तदोबा अदारी बाघ महाराष्ट्र में, सह्याद्री भेलघाट ये सारे विभिन्न प्रकार के ये बाघ रिजर्व हैं। आप समझ सकते हैं। रणथंभौर सरस्का ये राजस्थान में पड़ता है। क्लियर? रणथंभौर, सरस्का, मुकुंदवा ये सारे राजस्थान में हैं। इस तरह से दुधवा राष्ट्रीय पार्क है वो उत्तर प्रदेश में, पीलीभीत बाघ उत्तर प्रदेश में, और इसके बाद आता है अमानगढ़ बाघ आपका ये पड़ता है आपका उत्तर प्रदेश में, और जिम कॉर्बेट बाघ अभ्यारण्य जो है आपका उत्तराखंड में सबसे पुराना है। वो कौन सा है? जिम कॉर्बेट अभ्यारण्य है। क्लियर? तो इसकी किस तरह से एक्शन ली गई, इसको कैसे बचाया जा रहा है। क्लियर दोस्तों? तो इसको विशेष कर ध्यान रखना है। एशियाई शेर हाथी प्रोजेक्ट कब बनाया गया? तो हाथी प्रोजेक्ट आपका 1992 में, ये आपको ध्यान रखना है।
तो आप इसमें देख सकते हैं ये सारे वनों काटने से ये सारी दुविधाएं हो रही हैं। हाथी बांट सकते हैं, जैसे आप प्लेट आपकी जो रेल की पटरियां निकलने से, रेल का विकास अधिक होने से जो जीव जंतु इधर एक तरफ से दूसरी तरफ आपको क्रॉस करते थे तो उनको क्या है वैसे ही जाना, तो इस तरह से क्या है ज़्यादा ही इसकी हत्याएँ हो रही हैं। क्लियर। तो टॉपिक यहाँ हमारा कंप्लीट होता है। यहाँ पर देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगर ये सारे क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया गया तो आपके जितने भी कॉन्सेप्ट है सारे क्लियर हो जाएंगे। तो निम्नलिखित में से प्रश्न संक्षेप में लिखिए, कौन सी पवन भारत में वर्षा लाती है, इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। तो आपको दक्षिण पश्चिमी मानसून है, दक्षिण पश्चिमी हवा है जो भूमध्य रेखा से चलती है और उत्तर पूर्व मुड़ती है, इससे सबसे अधिक वर्षा होती है। क्लियर। भारत में विभिन्न मौसमों के नाम लिखो। तब मौसम है आपके अभी बताए थे, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, वर्षा ऋतु, कब से कब तक, आपको ये सारी चीज़ें हमने अभी बताई थी स्टार्टिंग में, विशेषकर ध्यान रखना है। प्राकृतिक वनस्पति क्या है भाई, प्राकृतिक वनस्पति मानव का जीवन इस पर निर्भर है और इस पर जीव जंतु जितने भी हैं इस पर निर्भर रहते हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से। भारत में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों को नाम लिखो। तो सदाबहार वनस्पति, उष्णकटिबंधीय वनस्पति, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनस्पति और मैंग्रोव वनस्पति। इसके बाद आता है मरुस्थलीय वनस्पति, अब पर्वतीय वनस्पति। इसके विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों के नाम हैं जैसे महुवनी, गटापाचा, सनकोना, ताड़, बांस, बेंत, ये सारे ये मिलते हैं सदाबहार वनस्पतियों में। साल, सागौन और चंदन ये मिलते हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनस्पतियों में। और शुष्क वनस्पति मिलते हैं आपके आम है, महुआ है, ये इसके बाद ढेर सारे अन्य छोटे छोटे आपके पेड़ पौधे हैं, ऐसे सारे मिलते हैं। पीपल का है, बरगद का है, बट का है, आदि मिलते हैं। सदाबहार वन, पतझड़ वन में क्या अंतर है। सदाबहार वन ये अपनी पत्तियां नहीं गिराते, ये अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ये सदाबहार हरे भरे रहते हैं, ये समय के अनुसार ये अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, नग्न हो जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को सदाबहार वन क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर वर्षों भर ये अपने सदा हरे भरे रहते हैं। विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार अनेक एग्जाम में पूछा गया है। तो ये आपका है मौशीराम, जो आपकी गारो खासी जो खारसी पहाड़ी है उस पर ही स्थित है। मैंग्रोव वन कहाँ हो सकते हैं, तो खारे जल में होते हैं। महुवनी, रोजवुड वृक्ष मिलते हैं, तो आपको मिलेगा कहाँ पर, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति में। जंगली बकरी और हिम तेंदुए कहाँ पाए जाते हैं, तो आपको याद रखना है हिमालय क्षेत्र, प्रायद्वीप क्षेत्र, गिर वन। तो आपके हिम तेंदुए वगैरह ये जंगली बकरी हैं। तो इसके बाद आपको गिर वन में या हिमालय क्षेत्र में, तो हिमालय क्षेत्र है तो गिर वन वाले क्षेत्र में आपको मिलेंगे। इसके बाद आपका आता है दक्षिण पश्चिमी मानसून में समय आर्द्र पवनों को क्या कहा जाता है। तो दक्षिण पश्चिमी जो मानसून है वो स्थल से समुद्र की तरफ और समुद्र से स्थल की ओर चलता है, ये है। क्लियर फ्रेंड्स। अब आता है भाई लोगों आपका खाली स्थान। गर्मी के दिनों के समय शुष्क और गर्म पवन चलती है जिसे हम कहते हैं लू। क्या कहते हैं इसे, लू कहते हैं। नंबर 2 पर है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में मौसम अधिक वर्षा होती है, तो ये होती है आपकी पश्चिमी विक्षोभ से या उत्तर पूर्वी मानसून से। गुजरात में कक्ष मिलते हैं, वन हैं, यहाँ वनस्पति हैं और निवास यहाँ पर करते हैं। जैसे आपका वनस्पति है यहाँ पर, और यहाँ पर एशियाई शेर या एशियाई गधे यहाँ निवास करते हैं। मैंग्रोव वनस्पति प्रजाति है सुंदरवन। मानसून वन भी कहा जाता है। तो उष्णकटिबंधीय वनों को मानसूनी वन के नाम से जाना जाता है। इस तरह से ये सारा टॉपिक था आपका। तो मेरे प्रिय दोस्तों, आज हमारा एनसीईआरटी क्लास 6 का सारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं और मुझे आशा है आप सब लोग इसका अध्ययन कर रहे होंगे और आपने सारे पॉइंट टू पॉइंट सारे टॉपिकों को पढ़ा होगा और ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और कारगर साबित होंगे। तो मेरे प्रिय दोस्तों, अब इसके बाद हमारी क्लास 6 के बाद अब 7 की एनसीईआरटी का हम 1-2 दिन में स्टार्ट करेंगे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें कंटिन्यू सारी ये क्लासें रहेंगी जिस तरह से आपको काफ़ी बेनिफिट मिले। तो मेरे प्रिय दोस्तों, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप सारी जितने भी आपके जो वीडियो बन रही हैं प्लीज़ इनको आप स्किप ना करें, स्टार्टिंग से देखें और इसके जो मेन पॉइंट हैं उसको मैंने हाईलाइट भी कर दिया है और मैं उसके बारे में काफ़ी चर्चाएं भी की हैं।
अब 7वीं क्लास में और थोड़ा सा इसका विस्तार है, 8th में और पहुँचेंगे और विस्तार मिलेगा, और 9th 10th पहुँच जाएंगे तो और विस्तार होगा। 11 12th में इसका हमारा कंप्लीट हमारा ज्योग्राफी तैयार हो जाएगी। इसके बाद आपकी साइंस है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, इसके बारे में अध्ययन कराएंगे। चलिए दोस्त, तो आपको विशेष करके इस पर ध्यान रखना है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर हमारी वीडियो पसंद आती हैं उसे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो अब मैं आपसे विदाई लेता हूँ। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।